नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों सालों से जो नदियां बह रही हैं वो सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो हमारी पृथ्वी का चेहरा बदल देती हैं। तो आज हम एक नदी के इसी कमाल के सफर पर चलेंगे, पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक, और देखेंगे कि आखिर ये नदी उस दुनिया को कैसे तराशती और बनाती है जिसे हम आज देखते हैं। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि पानी जो इतना नर्म और तरल होता है, वो भला पत्थर जैसे कठोर पहाड़ों को कैसे काट देता होगा, और फिर उससे बड़े बड़े सपाट मैदान कैसे बन जाते हैं। कमाल की बात है ना, है ना। दरअसल ये जो बहता हुआ पानी है ना, इसकी ताकत को हम अक्सर समझ नहीं पाते, और इस सवाल का जवाब वो छिपा है एक नदी की पूरी जिंदगी की कहानी में। अच्छा, इस कहानी को समझने से पहले एक शब्द को जानना जरूरी है, भू आकृति यानी लैंडफॉर्म। देखिए, पहाड़, घाटी, मैदान, ये सब क्या है? ये सब भू आकृतियां हैं। ये पृथ्वी की सतह पर बनी हुई नेचुरल शक्लें हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये लगातार बनती बिगड़ती रहती हैं, और इस बदलाव के पीछे नदी एक बहुत बड़ी कलाकार है। जानते हैं एक नदी के लंबे सफर को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसकी तुलना इंसान की जिंदगी से करना। जैसे एक इंसान बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरता है, ठीक वैसे ही एक नदी भी अपनी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से गुजरती है। और हर स्टेज में उसका अंदाज, उसकी ताकत और उसका काम सब कुछ अलग होता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उसकी युवावस्था से। तो हमारी नदी की कहानी शुरू होती है ऊंचे ऊंचे खड़े पहाड़ों में, जहां ढलान बहुत तेज होता है। ये है नदी की युवावस्था, फुल जोश, तेज रफ्तार और हाई एनर्जी का दौर। इस स्टेज में नदी का बस एक ही मकसद होता है, अपने रास्ते में जो कुछ भी आए उसे काटना और तोड़ना। इसी को हम कटाव या अपर्दन यानी इरोजन कहते हैं। तो जब नदी अपनी यूथ में होती है ना, उसका सारा ध्यान बस एक ही काम पे होता है, नीचे की तरफ काटना। इसे हम वर्टिकल कटाव कहते हैं। अब देखिए ये होता कैसे है। सब कुछ शुरू होता है बारिश के पानी से, जिससे बनती है एकदम पतली पतली धाराएं, रील्स कहते हैं इनको। फिर ये छोटी छोटी धाराएं आपस में मिलती जाती हैं, और जाहिर है जब ये मिलती हैं तो इनकी ताकत बढ़ जाती है। फिर ये जमीन को और गहरा काटना शुरू कर देती हैं। इनसे बनती हैं गलियां, और यही सिलसिला जब हजारों साल तक चलता है तो बन जाती है एक गहरी वी शेप की घाटी। यही है एक जवान नदी की असली पहचान। नदी की ये जो जबरदस्त काटने की ताकत है, ये कुछ बहुत ही शानदार भू आकृतियां बनाती हैं, जैसे कि गॉर्ज और कैनियन। देखिए, जब नदी किसी बहुत ही हार्ड, कठोर चट्टानी इलाके से गुजरती है, तो वो अपने किनारों को ज्यादा नहीं फैला पाती, बस नीचे की तरफ गहरा और गहरा रास्ता बनाती चली जाती है। इससे बनती है एक बहुत ही संकरी और गहरी घाटी, जिसे हम गॉर्ज कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैनियन भी गहरी होती है, लेकिन वो ऊपर से ज्यादा चौड़ी होती है, और उसकी दीवारें अक्सर सीढ़ियों जैसी दिखती हैं। अमेरिका का ग्रैंड कैनियन तो सबने सुना ही होगा, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक जवान नदी के रास्ते में हमें झरने यानी वाटरफॉल्स भी खूब देखने को मिलते हैं। अब जरा सोचिए, नदी बह रही है और उसके रास्ते में पहले एक कठोर चट्टान आती है, और फिर अचानक एक नरम चट्टान। तो नदी क्या करेगी? वो नरम चट्टान को तो बड़ी तेजी से काट देगी, लेकिन कठोर चट्टान अपनी जगह अड़ी रहेगी। बस इसी वजह से ऊंचाई का एक फर्क बन जाता है, और पानी एकदम नाटकीय अंदाज में ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है। इसी से बनता है जलप्रपात। अब ये सोचिए कि जब पानी इतनी ऊंचाई से लगातार एक ही जगह पर गिरेगा तो क्या होगा। पानी की ताकत और उसके साथ बहकर आए कंकड़ पत्थर, ये सब मिलकर नीचे की जमीन में एक ड्रिल मशीन की तरह काम करते हैं। ये घूमते हुए पत्थर धीरे धीरे जमीन को खोदते रहते हैं और एक गहरा गड्ढा या कुंड बना देते हैं। इसी को हम अवनमित कुंड या प्लंज पूल कहते हैं। तो जैसे ही नदी पहाड़ों को छोड़कर कम ढलान वाले मैदानी इलाकों में आती है, उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। ये है नदी की प्रौढ़ावस्था यानी मैच्योरिटी। इसे हम संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। अब यहाँ संतुलन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब नदी सिर्फ कटाव ही नहीं कर रही, बल्कि अपने साथ जो मलबा लाई है उसे जमा भी करना शुरू कर देती है। मतलब कटाव और जमाव के बीच एक बैलेंस बनने लगता है। तो अब क्योंकि ढलान कम हो गया है, नदी की नीचे की तरफ काटने की शक्ति भी कम हो जाती है।
अब नदी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किनारों को काटने में करती है, जिसे कहते हैं पार्श्व अपरदन या लैटरल इरोजन। इससे क्या होता है, उसकी घाटी जो पहले वी शेप की थी वो अब चौड़ी होने लगती है और उसके आसपास उपजाऊ बाढ़ के मैदान यानी फ्लड प्लेन्स बनने लगते हैं। ये मैदान खेती के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इस मैच्योर नदी की सबसे बड़ी पहचान होते हैं ये घुमावदार मोड़, जिन्हें हम विसर्प या मिएंडर्स कहते हैं। अब ये बन कैसे हैं, ये समझना बहुत मजेदार है। मोड़ का जो बाहरी किनारा होता है ना, वहां पानी की रफ्तार तेज होती है, इसलिए वहां कटाव होता है। और जो अंदर का किनारा है, वहां पानी धीरे बहता है, तो वो अपने साथ लाई मिट्टी और रेत को वहीं जमा कर देता है। और बस यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और ये मोड़ और भी ज्यादा घुमावदार होते चले जाते हैं। और फिर आखिरकार जैसे जैसे नदी समंदर के पास पहुंचती है, जमीन लगभग सपाट हो जाती है। नदी का सफर अब बहुत धीमा हो चुका है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई थका हुआ यात्री अपनी मंजिल पर पहुंच रहा हो। ये है नदी की वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज। इस स्टेज में कटाव तो लगभग बंद ही हो जाता है और सारा जोर जमाव यानी डेपोजिशन पर होता है। तो इस आखिरी स्टेज में नदी का रोल पूरी तरह से बदल जाता है। अब वो एक शिल्पकार नहीं है जो जमीन को तराश रहा है, अब वो एक निर्माता बन गई है जो अपने साथ लाए गए लाखों टन मिट्टी और मलबे से नई जमीन बना रही है। अच्छा, तो नदी के बुढ़ापे में ये जो मोड़ है यानी विसर्प, ये और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सोचिए, वो इतना ज्यादा घूम जाते हैं कि उनके दो किनारे एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं। अब जब कभी बाढ़ आती है तो नदी सोचती है इतना लंबा घूमकर क्यों जाना, वो एक शॉर्टकट ले लेती है और सीधे बहने लगती है। तो वो जो पुराना घुमावदार रास्ता था वो बेचारा अलग रह जाता है। नदी धीरे धीरे उसके मुंह पर मिट्टी जमा करके उसे मेन नदी से पूरी तरह काट देती है और बस पानी का यही जो चांद जैसा हिस्सा बच जाता है, उसी को हम कहते हैं गोखुर झील या ऑक्सबो लेक। और ये सैटेलाइट तस्वीर इस पूरी प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। यहाँ हम नदी का आज का घुमावदार रास्ता देख सकते हैं और उसके आसपास जो ये निशान दिख रहे हैं वो असल में वही पुरानी गोखुर झीलें हैं जो हमें नदी के बदलते रास्तों की पूरी कहानी बता रही हैं। और जब नदी अपने सफर के बिल्कुल अंत में समंदर से मिलती है तो उसकी रफ्तार लगभग 0 हो जाती है। अब वो अपने साथ लाए बोझ को और नहीं ढो पाती और अपना सारा मलबा, मिट्टी, रेत सब कुछ वहीं गिरा देती है। यही जमा हुआ मलबा एक पंखे जैसी शक्ल ले लेता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। हमारे देश में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा यानी सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये बहुत ही उपजाऊ इलाका होता है। तो लीजिए, हमने नदी के जन्म से लेकर समंदर में मिलने तक का पूरा सफर देख लिया। चलिए अब फटाफट इस पूरी कहानी की जो जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। पहाड़ों को तराशने से लेकर मैदान बनाने तक नदी का सफर बनाने और बदलने का एक लगातार चलने वाला चक्र है जो असल में कटाव और जमाव से चलता है। सोचिए, अपनी जवानी में जो नदी एक विनाशक शक्ति की तरह जमीन को काटती है, वही नदी अपने बुढ़ापे में एक निर्माता बन जाती है जो नई जमीन को जन्म देती है। और ये सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, नदी की ये कहानी तो हजारों लाखों सालों से चल रही है, लेकिन अब हम इंसान बांध बनाकर और नदियों का रास्ता बदलकर इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारे काम इस नेचुरल सफर को कैसे बदल रहे हैं और इसका भविष्य के लैंडस्केप पर क्या असर होगा। अगर आपको इस चर्चा में कुछ नया सीखने को मिला हो और ये उपयोगी लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही आसान और डिटेल्ड जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।